तो चंद्रमुखी 2 मूवी की शुरुआत होती है काफी वेल्दी यानी कि अमीर परिवार को दिखाते हुए, जिससे मिलने उनके स्वामी आते हैं और उस परिवार की हेड उनको बताती है कि मंगनी वाले दिन ही उनकी छोटी बेटी दिव्या में एक्सीडेंट हो गया था, जिससे कि वो चल नहीं सकती और उनकी बड़ी बेटी ने उनकी मर्जी के खिलाफ कहीं और शादी कर ली थी, जिससे उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन कुछ ही वक्त पहले उनको पता चला कि एक प्लेन क्रैश में वो और उसके पति की जान चली गई और उनके 2 बच्चे ही अब बचे हुए हैं, यानी कि उन दोनों की नानी है जो कि ये कहानी बता रही है। तभी स्वामी जी इनको ये कहते हैं कि उन्होंने अपने गांव की कुल देवी को बुला दिया है, जहां पर वो कभी गए ही नहीं, और उनके ही श्राप से ये सब हो रहा है कि उनकी बेटी की मौत हो गई, साथ ही साथ उनके परिवार के अंदर पैसों वगैरह की भी दिक्कत चल रही है। और सब कुछ ठीक करने के लिए उन्हें वहां पर जाकर नवरात्रि में 2 दिन दीपक जलाने होंगे और दुर्गा अष्टमी के दिन पूजा करानी होगी, तभी सब कुछ ठीक हो पाएगा। और उस पूजा के अंदर घर के हर एक मेंबर को दीपक जलाना होगा, तो उन्हें उनकी बेटी के बच्चों को भी साथ ले जाना होगा जिनसे वो रिश्ता तोड़ चुके थे। अब तभी हमें उन 2 बच्चों को दिखाया जाता है जो कि एक ऑडिटर की कस्टडी में थे, जिनका हर टाइम ख्याल ऑडिटर का डॉक्टर बेटा पानियन रखता है, जो कि अब उन बच्चों को लेकर राजमहल पहुंच जाता है। और पानियन का रोल यहाँ पर निभाया है राघव लॉरेंस ने, और ये वही राजमहल है जो कि आखिरी मूवी में था जहाँ पर सारी हॉन्टिंग हुई थी। अब पूरा परिवार यहाँ पर आ चुका है और इस महल का ओनर ओटीपी उन्हें वेलकम करता है और वो खुद इस महल से परेशान रहता है जो कि उसे हेरिटेज में मिला था, और उसे बेचने की वो कोशिश करता रहता है। और ओटीपी के कैरेक्टर को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर वो फनी कैरेक्टर है, जैसे कि भूल भुलैया मूवी के अंदर राजपाल यादव थे। खैर, अब सभी लोग राजमहल के अंदर जाते हैं जहाँ पर ओटीपी सबको बताता है कि वो लोग कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन उन्हें बस महल के दक्षिण इलाके में यानी कि साउथ एरिया में नहीं जाना है। उस वक्त कहना था कि वहाँ पर काम नहीं हुआ है तो वहाँ पर जाना मना है। अब रात को फैमिली की एक बेटी साउथ एरिया में चली जाती है जहाँ पर उसे किसी लेडी के गाने की आवाज सुनाई देती है और वो डर कर वापस चली आती है। तभी सुबह सबकी नींद खुलती है तो वो लोग घर के बाहर किसी लड़की को रंगोली बनाता हुआ देख पाते हैं और गाना गाते हुए भी सुनते हैं, जो कि अपना नाम लक्ष्मी बताती है, जो कि महल के पीछे ही रहती है। खैर, वो लोग उससे अब थोड़ी बहुत बात करते हैं और वो अपने घर पर आ जाती है, जहाँ पर वो अपने पिता से कहती है कि उसकी एक इच्छा है कि वो उस महल को अंदर से देखे, जो कि वो एक दिन पूरी करके रहेगी। खैर, वो सब अब कुल देवी के मंदिर जाते हैं, जिन्हें देखकर गांव के लोग बात बनाने लगते हैं कि ये लोग उस महल में रहने आए हैं, मतलब मारे जाएंगे, यानी कि यहाँ पर इस तरह की कहानियां काफी फेमस थी। अब ये सभी लोग पैदल ही मंदिर तक जाने लगते हैं तो उन्हें एक बहुत ही पुराना बाबा या अगर ये कहें कि अघोरी मिलता है, जो कि उनसे कहता है कि उन्होंने बहुत देर कर दी आने में, वो लोग अकेले आए हैं, वो नहीं आया और जब तक वो नहीं आएगा तब तक सब कुछ ठीक नहीं होगा। और वो अघोरी वहाँ से चला जाता है। वो लोग अब मंदिर के पुजारी से मिलते हैं और पूछते हैं कि मंदिर इस हालत में क्यों है। इस पर वो कहते हैं कि 60 साल पहले वो यहाँ पर आए थे, तब भी मंदिर ऐसा ही था और वो लोग वहाँ से चले जाएं क्योंकि वहाँ पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ रोशनी वो होने नहीं देगी। और कौन नहीं होने देगी, तो वो है चंद्रमुखी, क्योंकि अगर मंदिर में रोशनी हुई तो वेक्टियन राजा ताकतवर हो जाएगा और उसके आने के बारे में ही उस बाबा ने बोला था, यानी कि अघोरी ने। पुजारी तो अब उनको वापस जाने के लिए बोल देता है, लेकिन वो लोग अपनी समस्या को हटाने आए थे तो वापस जाने से मना कर देते हैं। खैर, अब रात को हमें घर पर दिखाया जाता है कि लक्ष्मी की पानियन से जान पहचान हो गई है और वो उसे महल दिखाने के लिए बुला लेता है और वो दोनों साउथ एरिया में जाते हैं जहाँ पर एक बंद दरवाजा होता है जिसके ऊपर त्रिशूल लगा हुआ था। तभी उन्हें किसी स्त्री के गाने की आवाज अंदर से आने लगती है, जिससे लक्ष्मी डर जाती है और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। अगले दिन अब मंदिर की सफाई के लिए वो लोग एक आदमी को बुलाते हैं जिसने कभी इस घर में पेंटिंग का काम भी किया था, और वो कहता है कि एक बार उसने साउथ एरिया में काम करते हुए किसी की शैडो देखी थी। लेकिन तभी ओटीपी उसे रोक देता है क्योंकि वो इस परिवार को ये महल बेचने की फिराक में था और उनसे सच छुपाना चाहता था। और सबसे बड़ी बात कि इस परिवार को भी ये महल काफी पसंद आया था, तो वो भी चाहते थे कि वो यहीं पर रहे। खैर, तभी रात को वही फैमिली की लड़की साउथ एरिया साइड में जाती है और ये एक बहुत ही गंदा सा कमरा था। तो ये वही कमरा है जहाँ पर आखिरी मूवी में गंगा का एग्जॉर्सिज्म किया गया था। खैर, यहाँ पर उसे एक घुंघरू पड़ा हुआ मिलता है और उसके ऊपर गुलाल लगा हुआ था, जिसको जब वो फूंक मारती है तो हम किसी फोर्स को उस घुंघरू से निकलकर एक पोर्ट्रेट में जाता हुआ देख पाते हैं, और ये पोर्ट्रेट किसी और का नहीं बल्कि चंद्रमुखी का था। खैर, तभी वहां पर एक खड़े हुए आधे जले पुतले को दिखाया जाता है जो कि आखिरी मूवी में सर्वनन की जगह पर जला था, और उसे देखकर ये लड़की चिल्लाती है और डरकर भाग जाती है। अब इस चीख को सुनकर घर के सभी लोग जाग जाते हैं जो कि बाहर आते हैं, तो वहाँ पर महल से बाहर पुरानी केयर टेकर का घर था जो कि सालों से पैरालाइज थी, जिसने कि एक दिन महल की सफाई के दौरान कुछ देखा और फिर कभी उठी ही नहीं, और आज सालों बाद वो भी डर से चिल्लाई है। इसी बीच घर के बच्चे अपनी नानी के पास जाकर सो जाते हैं, जिससे सभी लोग बहुत गुस्सा करते हैं, लेकिन पानियन उनको समझाता है कि उनकी मरी हुई बेटी की आत्मा को इससे बहुत दुख होगा और उसने अपना धर्म नहीं बदला था, ना ही उसके पति ने उससे ऐसा करने को कहा था, बल्कि उल्टा
उसने उसका साथ दिया और अपनी फैमिली को भी छोड़ दिया और उन्होंने दोनों बच्चों के नाम में लड़के का नाम कलाम और लड़की का नाम रागिनी रखा है, जो कि उनकी नानी का भी नाम है। अब सभी को अपने गलत फैसले का रियलाइजेशन होता है और वो लोग दोनों बच्चों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और साथ ही साथ अब पानियन भी इस फैमिली का हिस्सा बन गया था। अब अगले सीन में मंदिर साफ करने वाले दो लोगों की जान मिस्टीरियस तरह से चली जाती है। उनके लिए पुजारी उस फैमिली की हेर को दोषी ठहराते हैं और कहते हैं कि चंद्रमुखी वो मंदिर नहीं खुलने देगी और उसके साथ वेर्टिन ने जो भी किया था उसके पाप के लिए खुद कुल देवता ने वेर्टिन को दंड दिया और मंदिर बंद कर दिया, जहाँ पर रोशनी जाने पर ही चंद्रमुखी को कोई हरा सकता है और वो वहां पर रोशनी जाने ही नहीं देगी। खैर अब सभी लोग डर के मारे वापस महल आते हैं, जहां पर वो काफी परेशान थे, जहां पर उनको यकीन हो गया था कि चंद्रमुखी के श्राप की वजह से ही उन दो लोगों की जान गई है और अब घर में भी उसके चलने की गाने की आवाजें आने लगी थी। साथ ही साथ उसकी परछाई भी सभी लोगों को हर जगह दिख रही थी। हालांकि वो लोग ढूंढते तो है तो उन्हें लक्ष्मी घूमती हुई मिलती है, जो कि महल देखने आती थी और पानियन इस बात को संभालता है और इन दोनों का आपस में यहाँ पर लव एंगल भी चलने लगा था। खैर अगले सीन में सभी लोग डिस्कशन करते हैं कि उन्हें पूजा तो करानी ही होगी और मंदिर की सफाई बहुत जरूरी है, लेकिन पूरे गांव में आसपास इवन घर तक के अंदर भी इस बात के लिए कोई अग्री नहीं करता। जिस पर पानियन ये कहता है कि अगर घर का कोई भी आदमी मंदिर साफ करने नहीं जाएगा तो वो खुद ही मंदिर साफ करने चला जाएगा और वो पहले भी चेक करने गया था तो वो दो वर्कर्स हादसे से मारे गए थे, ना कि किसी ने उनको मारा था। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक वर्कर को एक सांप ने मारा था और इस सांप को हमने पहली वाली चंद्रमुखी मूवी के अंदर भी देखा है। खैर वो खुद ही मंदिर साफ करने चला जाता है और अनजाने में वहां पर आसपास आग लग जाती है और मंदिर के अंदर रोशनी पहुंची जाती है, जिससे महल के अंदर चंद्रमुखी की आत्मा तड़प उठती है, रोनी और चिल्लाने लगती है, उन्हें जाने के लिए कहती है और बोलती है कि किसी ने मंदिर को खोल दिया है और वो उन्हें कर्ज करने लगती है। खैर पानियन को मंदिर के पास वही अघोरी बाबा मिलता है, जो कि उससे कहता है कि उसने मंदिर में रोशनी भेज दी और वही ये कर सकता था, कोई और करता तो मारा जाता, क्योंकि वो उसी नक्षत्र और वक्त पर सेम राशि में पैदा हुआ है जिसमें राजा वेर्टिन पैदा हुआ था और वही है जो कि यहाँ पर हो रही अनहोनी को रोक सकता है, लेकिन उसकी जान पर भी खतरा आ सकता है और महल में रह रही उस परिवार के किसी मेंबर के अंदर चंद्रमुखी की आत्मा ने कब्जा कर लिया है। यानी कि घर के अंदर काली आत्मा का नाचना और गाने की आवाज नहीं आ रही थी, बल्कि चंद्रमुखी ने किसी के अंदर घर कर लिया था और उसके चलते ही वहाँ पर ये सारी चीजें हो रही हैं। कर पानियन घर पर आता है और सबको मंदिर की बात बताता है और सभी लोग उस महल के अंदर हो रही डरावनी घटनाओं के बारे में भी उसको बताते हैं। तभी स्वामी जी को वहाँ पर बुलवाया जाता है। सभी लोग उन्हें सब कुछ बताते हैं और ओटीपी भी सारी कहानी और पिछली मूवी में जो कुछ हुआ था वो बोलता है और वो कमरा पिछले 17 साल से उसने डर के मारे साफ भी नहीं किया था। और यहाँ पर ओटीपी ने सारी की सारी कहानी 2005 वाली चंद्रमुखी पार्ट 1 की सुनाई थी और मुझे पता है कि सारे के सारे लोगों ने चंद्रमुखी पार्ट 1 जरूर देखी है, तो यहाँ पर ज्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। और फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं चंद्रमुखी पार्ट 1 की कहानी को लेकर आऊं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। खैर वो लोग अब उस कमरे के अंदर जाते हैं जहाँ पर स्वामी जी बोलते हैं कि यहाँ पर कोई तो आया था और अब वो लड़की और लक्ष्मी डरने लगते हैं क्योंकि वही इस साइड घूमते थे। खैर अब स्वामी जी सभी लड़कियों को एक एक करके एग्जॉर्सिज्म वाली जगह पर जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि इससे जिसके अंदर चंद्रमुखी होगी उसकी झलक दिख जाएगी। और अब लक्ष्मी को वहां पर भेजा जाता है तो वो डर के मारे मना कर रही थी, तो उसे जबरदस्ती उस एग्जॉर्सिज्म स्पॉट तक ले जाया जाता है और उसने रागिनी की छोटी बेटी दिव्या की व्हील चेयर पकड़ी हुई थी तो वो भी वहां तक खींचकर चली आती है और तभी दिव्या के अंदर चंद्रमुखी की झलक दिखाई देती है जो सबको धमकी देने लगती है। और अब वेर्टिन का आधा जला हुआ स्टैचू भी टूट जाता है जिससे एक फोर्स रिलीज होती है और अब अगर चंद्रमुखी आई है तो उसका दुश्मन वेर्टिन भी जरूर आएगा। खैर अब दिव्या को सुराकर सभी लोग बात करते हैं, जहाँ पर स्वामी जी कहते हैं कि दिव्या के गले में असल में चंद्रमुखी का घुंघरू है और उससे ही उसको पोजेशन हुआ है। जहाँ पर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि वो लड़की उस घुंघरू को देख रही थी और जब वो बाहर आए तो उसने वो गिरा दिया जो कि दिव्या को मिल गया था और उसने उसे पहन लिया जिससे वो पजेस हो गई। खैर अब दिव्या भी जाग जाती है जो कि मिराकुलसली अब चल सकती थी, जिससे कि वो बहुत खुश होती है और स्वामी जी सबको उससे पोजेशन वाली बात छुपाने के लिए कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो काफी खुश थी कि वो चल फिर सकती थी और हम जानते हैं कि ऐसा चंद्रमुखी की शक्ति कर रही है। कैरेदर पानियन और लक्ष्मी एक दूसरे को चाहने लगते हैं जो कि आपस में टाइम बिताने लगते हैं। अब पूजा का वक्त भी नजदीक आने लगा था और एक रात दिव्या चंद्रमुखी बनकर तलवार लेकर सब जगह घूमकर वेर्टिन को ढूंढ रही थी और वो तलवार पे धार भी चढ़ा रही होती है और पानियन उसको देख लेता है तो वो उसको देखकर बेहोश हो जाती है, जिससे कि वापस उसे उसके बेड पर सुला देता है।
परिवार के सभी लोग मंदिर जाते हैं दीप जलाने के लिए और यहाँ पर पानियन महल के अंदर ही था जो कि थोड़ी छानबीन करता है। और वहीं दूसरी ओर दिव्या गाड़ी चला रही होती है जिसके साथ उसकी माँ और दोनों बच्चे भी थे, यानी कि उसकी बड़ी बहन के बच्चे। और असल में वो पजेस्ड हालत में थी जो कि उन्हें मारने के लिए ले जा रही थी ताकि पूजा हो ही ना पाए। और यहाँ पर पानियन बेडरूम में एक सीक्रेट डोर को खोलता है जो कि एक बेसमेंट के अंदर जाता है जहाँ पर वेटियन का सामान और तख्त रखा हुआ था जिस पर वो बैठकर वेटियन की तरह ही एक्ट करता है। और हमने पहले एक फोर्स रिलीज होते हुए देखी थी तो वो वेटियन ही था जो कि अब पानियन को पलस कर लेता है और दिव्या कार को खाई में गिरानी ही वाली थी जो कि अब रुक जाती है। और आप समझ गए होंगे कि दिव्या ने कार क्यों रोकी, क्योंकि उसके अंदर की चंद्रमुखी को एहसास हो गया था कि राजमहल में एक कोर स्पिरिट आजाद हुई है। खैर तभी हम नोटिस करते हैं कि स्वामी जी चंद्रमुखी की आत्मा को एक मृत लड़की के शरीर में डालकर कैद करने का सोच रहे थे और वो उस बाबा यानी कि अघोरी से शमशान में मिलते हैं जो कि उससे ये कहता है कि चंद्रमुखी मंदिर में दीप जलने से नहीं रुकी थी बल्कि वो आ गया है और इसलिए वो रुकी थी। और अब वो वेटियन की कहानी सुनाने लगते हैं। तो वेटियन एक राजा था जिसका सेनापति और परम मित्र था सेंगोटियन और वो दोनों एक साम्राज्य पर कब्जा करते हैं जहाँ पर वेटियन पहली बार चंद्रमुखी को देखता है और उसको चाहने लगता है, उसके प्यार में पागल हो जाता है और उदास रहने लगता है। और हाँ, ये जो अघोरी बाबा है ना, ये कोई और नहीं बल्कि सेंगोटियन के ही गुरु हैं जिनका नाम रुद्र है और इनके पास में पक्का कोई ना कोई शक्ति है क्योंकि उस वक्त से लेकर आज तक भी ये वैसे ही दिखते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अजीब चीज है। अब हुआ ये था कि चंद्रमुखी उस दिन भाग गई थी और वो राजा वेटियन के हाथ नहीं लगी तो वो काफी उदास रहने लगा और अब सेंगोटियन उससे उदासी का रीजन पूछता है और जैसे ही वो सुनता है कि वो चंद्रमुखी चाहते हैं तो वो उसको लेने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन वो खुद चंद्रमुखी पर मोहित हो जाता है कि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और नर्तकी थी। खैर इसके बाद में होता यह है कि सेंगोटियन अपने ही राजा वेटियन से बगावत करके उससे लड़ता है और उसको खत्म करके चंद्रमुखी और उसके राज्यों को हथिया लेता है। एक इंटरेस्टिंग चीज की चंद्रमुखी ने उसे अपने प्रेमी गुणशेखर के बारे में बताया था जिससे वो शादी करना चाहती थी, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और उसे अपनी कुल देवी के मंदिर पर ले जाता है और ये वही मंदिर है और वहाँ पर पूजा करता है। और यहाँ पर हम उसके गुरु से मिल पाते हैं जो कि मैंने बताया कोई और नहीं बल्कि यही अघोरी है जो कि अभी तक जिंदा है। अब यहाँ चंद्रमुखी का प्रेमी गुणशेखर भी आ गया था जिसे चंद्रमुखी इजाजतें चुपने के लिए कहती है, लेकिन होता यह है कि अघोरी बाबा ये सारी चीज देख लेते हैं और अचानक से ही गुणशेखर गायब हो जाता है जिस पर चंद्रमुखी को तो यही लगता है कि वो चला गया होगा। खैर मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है और स्वामी जी घर वालों को ये सारी बात बताते हैं और समझाते हैं कि जिस तरह से दिव्या खुद को चंद्रमुखी समझ रही है वैसे ही पानियन भी खुद को वेटियन या फिर सेंगोटियन समझ रहा है। और यहाँ पर मूवी के अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन है, लेकिन हिंदी डब के अंदर तो यहाँ पर इसे वेटियन ही बोला गया है, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि पानियन के अंदर सेंगोटियन की ही आत्मा है। और ऐसा क्यों बोल रहा हूँ इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में समझा दूंगा। इनफैक्ट उनका ये भी कहना था कि पानियन ही उनको यहाँ पर लेकर आया क्योंकि जो होना लिखा है वो तो होकर रहेगा। जिसके बाद अगले सीन में चंद्रमुखी दिव्या को पदस करके किसी को मारने की कोशिश करती है और वो एक बड़ा हादसा करना चाहती थी ताकि पूजा रुक जाए और पानियन जाने अनजाने में उसके रास्ते में आ जाता है, या फिर ये कहे कि सेंगोटियन उसके रास्ते में आ जाता है। अब गुरुजी दिव्या और पानियन को सच बताता है कि वो पोजेशन में है और दिव्या पानियन को खत्म कर देगी। तभी हमको एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर खुद को और अपने प्यार को बचाने के लिए चंद्रमुखी प्यार का नाटक करती है सेंगोटियन से और वो एक दासी को अपने साथ मिला लेती है, लेकिन सेंगोटियन को ये बात तो जल जाती है और वो उस दासी को खत्म करवा देता है। पास्ट में एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई थी कि जब उस दिन अघोरी बाबा ने सारी चीजें सुन ली थी और देख ली थी तो उसने सारी बातें सेंगोटियन को बता दी, जिसके चलते वो गुणशेखर को वहां पर लेकर आता है जिसे उसने पकड़ लिया था। वो उसको बहुत मारता है और उन दोनों को नाचने पर मजबूर कर देता है, यानी कि चंद्रमुखी को भी। अब वो गुणशेखर का गला काट कर उसे खत्म करता है और फिर चंद्रमुखी को भी जलाकर मार देता है और ये सारी चीजें चादर में लपेट कर हुई थी। लेकिन ऐसा करने के बावजूद भी सेंगोटियन अपने महल में काफी परेशान रहने लगा था और उसे चंद्रमुखी की यासत आ रही थी, तो वो अपने बेसमेंट में जाता है, वहां पर बैठता है और वहां पर एक सांप आता है जो कि उसका डस लेता है जिससे कि वो मारा जाता है। और इसलिए मैंने बोला था कि पानियन को सेंगोटियन की आत्मा ने पदस किया है क्योंकि बेसमेंट के अंदर तो सेंगोटियन ही मारा गया था। और बात रही चंद्रमुखी की आत्मा की तो उसे अपने हाथों से वो मार नहीं पाई थी, तो वो अब तक इसलिए भटक रही है। अब तभी स्वामी जी एक प्लान बनाते हैं और दुर्गा अष्टमी के दिन ही चंद्रमुखी को पानियन को मारना था, यानी कि सेंगोटियन को, क्योंकि वो भी उसी दिन मारी गई थी। और अब वो पूरी तरह से दिव्या को पदस कर लेती है। वो बहुत ही भयानक तरह से नृत्य करने लगती है और वहाँ पर पानियन भी आ जाता है जिसके अंदर उसे सेंगोटियन दिखाई दे रहा था और वो दोनों लड़ाई करने लगते हैं तलवार से। और यहाँ पर एक सर्कल भी बना हुआ था जिसके अंदर आने पर पानियन के अंदर से सेंगोटियन की आत्मा बाहर निकल जाती है, लेकिन वो लड़ाई रोक नहीं सकता था क्योंकि अगर सेंगोटियन नहीं होगा तो चंद्रमुखी खुद को खत्म कर लेगी, मीन्स यहाँ पर दिव्या भी खत्म हो जाएगी।
और इसके चलते ही उसे सिंगोटियन या फिर वेटकिन वाला नाटक जारी रखना होगा। खैर अब वो लड़ते लड़ते पर्दे में लिपट जाता है और चंद्रमुखी उसका सर धड़ से अलग कर देती है और यही उसकी प्रतिज्ञा थी। तभी स्वामी जी वहाँ पर आते हैं और उसे फ्यूल देते हैं ताकि वो वेटियन या फिर सिंगोटियन की बॉडी को जलाकर आजाद हो जाए। चंद्रमुखी का बदला पूरा हो चुका है तो वो हमेशा के लिए यहाँ से चली जाती है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस प्लान के असली पत्ते। तभी हम जान पाते हैं कि पार्निन असल में जिंदा है और असल में उसकी जगह उस अघोरी बाबा ने खुद को खत्म करवा लिया था ताकि वो चंद्रमुखी के श्राप से मुक्त हो जाए, क्योंकि उसने ही चंद्रमुखी के लवर के बारे में सिंगोटियन को बताया था और तब से ही चंद्रमुखी ने उसको श्राप दे दिया था कि उसकी मौत उसके हाथों ही होगी। जिसके बाद मूवी के एंडिंग सीन में सब कुछ ठीक हो जाता है और पार्नियन बच्चों और लक्ष्मी के साथ अपने घर और रागिनी अपनी बेटी दिव्या और सबके साथ खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। और वो इसी के साथ में चंद्रमुखी पार्ट 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी चंद्रमुखी पार्ट 2 फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। खैर आप लोग मुझे बताना कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और थिएटर में जाकर देखना चाहते हो तो जाकर देख लेना, मूवी को थोड़ा सपोर्ट करो। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में।